हेलो बच्चों, कैसे हैं? ऑनलाइन क्लास SRS लक्ष्मणगढ़ में आपका स्वागत। एक बार फिर से हम कक्षा 12 हिंदी का जो हमारा टॉपिक कल चल रहा था, तीसरा टॉपिक व्यवहारिक व्याकरण का जो शब्द थी और शब्द की आपने कल पढ़ी, उसकी परिभाषा, उसके भेद। तो उसमें आपने पढ़े कि परिभाषा क्या होती है और उसके भेद कितने होते हैं। क्योंकि हमने कल पढ़ा था, उसका पुनः एक बार रिवीजन होना जरूरी होता है। तो आपने कल पढ़ा शब्द की परिभाषा और उसके भेद। तो आपने भेद पढ़े थे 3, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो उसमें आपने पहला टॉपिक पढ़ लिया था अभिधा शब्द का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका दूसरा रूप लक्षणा शब्द। विद्यार्थियों, जैसा कि विदित है, सब जानते हैं कि लक्षणा शब्द की क्या परिभाषा होती है, इसका किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग होता है और किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग शब्द की पहचान की जाती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द का दूसरा रूप जो कि लक्षणा शब्द है। इसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं कि जहां वाक्य में वक्ता के द्वारा कहे गए कथन का दूसरे अर्थ के रूप में व्यक्ति में समझना, अर्थात सीधा साधा अर्थ न समझ करके। आपने पूर्व में अभिधा शब्द पढ़ी और अभिधा शब्द में आपने परिभाषा ये समझी, क्योंकि हम दोनों की तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो उसमें पढ़ी आपने कि जहां पर वक्ता के द्वारा कहे गए कथन का श्रोता के द्वारा सीधा साधा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, वहां पर अभिधा शब्द होती है। और उसी कड़ी में इसका जो दूसरा रूप आप पढ़ने जा रहे हो लक्षणा शब्द। और लक्षणा शब्द में कहा गया है कि वाक्य में वक्ता के द्वारा कहे गए कथन का श्रोता के कथन का सीधा अर्थ नहीं लेकर के अन्य अर्थ ग्रहण करना या दूसरे रूप में अर्थ ग्रहण करना क्या कहलाता है? लक्षणा शब्द कहलाता है। लक्षण के आधार पर, उसकी कार्यशैली के आधार पर, क्या हाव भाव, रंग रूप, आकार प्रकार आदि को ध्यान में रखते हुए उसके लक्षण को स्वरूप को देख करके हमें उसकी पहचान करनी होती है। वहां पर कौन सी शब्द होती है? लक्षणा शब्द होती है। तो आपने जाना कि लक्षणा शब्द की परिभाषा। अब इसके उदाहरण जैसे राम तो नीरी गाय है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि राम तो नीरी गाय है। यहाँ पर गाय और राम दोनों की तुलना हो गई। क्या हुई है कि तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन हो गया। यहाँ पर राम नीली गाय या राम नीली गाय नहीं हो सकता, लेकिन गाय कैसी होती है? गाय का स्वभाव कैसा होता है? सरल स्वभाव होती है और मृदु होती है, सहनशील होती है। उसी प्रकार गाय के जो रूप स्वरूप उसका स्वभाव है, उसी प्रकार राम के स्वभाव की तुलना गाय से की गई है, गाय के स्वभाव की तुलना राम से की गई है। तो ये सारी हम तुलनात्मक स्थिति का जहां पर जिक्र किया जाता है, वहां पर लक्षण को ध्यान में रखते हुए लक्षणा शब्द में प्रयोग वाक्य में किया जाता है। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द का प्रयोग आपने पढ़ा, राम तो नीली गाय है। तो वाक्य में राम को गाय के समान गुण स्वभाव के रूप में व्यक्त किया गया है। विद्यार्थियों, अब इसके हम पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से शब्द के भेद आपने जाने, उसी प्रकार हम यहाँ पर लक्षणा शब्द के भी भेद जानेंगे। हालांकि इसके 2 भेद बताए गए हैं। पहला भेद हम रूढ़ा लक्षणा, दूसरा भेद प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। विद्यार्थियों, अब रूढ़ा लक्षणा क्या होती है, प्रयोजनवती लक्षणा क्या होती है, इसका हम अलग अलग उदाहरण के माध्यम से परिभाषा देते हुए हम समझेंगे। देखो कैसे। पहला हम पढ़ रहे हैं रूढ़ा लक्षणा। जब किसी काव्य रूढ़ी का मतलब क्या होता है? परंपरा। रूढ़ी का मतलब क्या होता है? परंपरा को आधार बनाकर लक्षणा शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसी को माध्यम बनाया जाता है। परंपराओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार वाक्य में प्रयोग काव्य का
के अंदर किया जाता है, कथन का प्रयोग किया जाता है वक्ता के द्वारा, तो वहां पर लक्षणा यानी रूढ़ा लक्षणा सब शक्ति होती है। तो इसका उदाहरण है कि भारत जाग उठा। भारत जाग उठा, यहाँ जागना भारत से तात्पर्य है, अर्थात यहाँ के लोग, यहाँ के भारतवासी, यहाँ की जनता जो है वह क्या हो गई है, सक्रिय हो गई है, समझदार हो गई है, अर्थात वह अपने हक के प्रति जागरूक हो चुकी है। जागने का यहाँ तात्पर्य ये। भारत कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, सभी का है, सबके लिए यहाँ प्रयोगित है। तो भारत जाग उठा, यहाँ पर हम दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, राजस्थान जाग उठा। राजस्थान जाग उठा। अब राजस्थान जागने का ये तो नहीं कि वो सोया हुआ था, नहीं, यहाँ में के लोग जो रहने वाले, राजस्थान की धरा पे जो लोग रहने वाले हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर भारत जाग उठा या राजस्थान जाग उठा के माध्यम से हम समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण यहाँ, वहां लाठियां चल रही हैं या बाजार में लाठियां चली। वहां लाठियां चल रही हैं या बाजार में लाठियां चली। अब कोई लाठियों की कोई पैर तो होते नहीं है, अर्थात झगड़ा हो गया। क्या हुआ, झगड़ा हो गया। लाठियां चलने का मतलब दो गुटों या दो व्यक्तियों या दो समूह के बीच आपस में मनमुटाव या किसी विपरीत विचारधारा के कारण आपस में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, अर्थात लाठियां चल रही हैं। इस प्रकार से हम जो है उदाहरण के माध्यम से रूढ़ा लक्षणा को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, परंपरा, काव्य रूढ़ी परंपरा को आधार बनाकर लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया जाता है, वहां पर रूढ़ा लक्षणा होती है। अब आती है रूढ़ा लक्षणा के पश्चात दूसरा इसका भेद, प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजन शब्द में अर्थ निहित होता है। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। प्रयोजनवती लक्षणा यानी कि जहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग ही लक्ष्यार्थ में किया जाता है, उद्देश्य के लिए किया जाता है, वहां प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। क्या पढ़ा, एक बार पुनः हम रिवाइज कर देते हैं। जहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, वहां प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण के माध्यम से समझें कि आओ मेरे शेर, तो यहां शेर की उपाधि किसको दी है? जो भी कोई प्रश्न आ रहा है सामने वाला, हम कोई जैसे छात्र होता है या कोई व्यक्ति होता है, बड़ा व्यक्ति जो कोई बहादुर कार्य को अंजाम देकर के आ रहा है, कोई बहुत बड़े कार्य को अंजाम देकर के आ रहा है, तो बड़े लोग उसको शाबाशी देने के लिए उसको शेर की तुलना दी जाती है, शेर की उपाधि से उसको अलंकृत किया जाता है। तो आओ मेरे शेर, तो वो क्या है, गर्व से सीना चौड़ा करके उससे शाबाशी लेता है। यह शेर की तुलना एक प्रश्न के माध्यम से की गई है। उसका मन पत्थर का बना है, उसका मन पत्थर का बना है, अर्थात पत्थर से तुलना की गई है कठोर हृदय से। मन हृदय ये पिघलता नहीं है, हृदय होता है वो द्रवित होता है, लेकिन पत्थर का दिल जो है पिघलता नहीं है। दयालुता का यहां नहीं, मतलब दयालु का होना और पत्थर का मन होना दोनों में तुलना की गई है। तो यहाँ पत्थर कठोर दिल से लिया गया है, कठोर मन से तुलनात्मक स्थिति का प्रयोग है। अन्य उदाहरण है कि हम तो गंगा वासी हैं, अर्थात हम तो गंगा वासी हैं। अब यहाँ पर देखिए हम सबके लिए आया, और गंगा वासी, गंगा में थोड़ी रहते हम तो उस देश के वासी हैं जहां पर गंगा बहती है। गंगा नदी कौन से देश में बहती है? मात्र एक, वो है हमारा भारत देश। तो हम गंगा के देश के, गंगा जिस स्थान पर जिस देश में बहती है उस देश के हम क्या है, नगरवासी हैं।
ये ताजमहल कब पूरा होगा? अब ये है ताजमहल कब पूरा होगा। पूरा होगा का मतलब बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो इसकी भी तुलनात्मक क्या है, समय से की गई। कब पूरा होगा, यहां पर समय हो गया कि कब पूरा होगा। तो हम विद्यार्थियों अनेक उदाहरण के माध्यम से जो है हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। और तो और एक उदाहरण की ओर है, ये तो यमुना पुत्रों का नगर है, ये यमुना पुत्रों का नगर है। अभी हमने पढ़ा कि हम तो गंगा वासी हैं। हमने एक उदाहरण और पढ़ा कि ये तो यमुना पुत्रों का नगर है। अब यमुना नदी भी है, गंगा की तरह भी क्या है, यमुना नदी है, सरस्वती नदी है, दशवती है, अनेक नदियों का भारत में उद्गम स्थल पाया जाता है। लेकिन हम जहां पर ये वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो गंगा किनारे, नदी मुहानों के किनारे जितनी भी संस्कृतियों का उद्गम हुआ वो गंगा नदियों के किनारे ही हुआ है। तो हम क्या है, उसके इर्द गिर्द जो संस्कृतियां निवास करती हैं उसको हम तुलनात्मक स्थिति गंगा का या यमुना का हम क्या है रेफरेंस देते हैं। तो ये था अनेक उदाहरणों के माध्यम से आपने पढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति, और लक्षण के आधार पर हमने व्यक्त किया कि वाक्य में पहचान की कि किस प्रकार की शब्द शक्ति है। और हमने बहुत प्रयास, बड़े मन से, लगन से, उमंग के साथ हमने लक्षणा शब्द शक्ति को पढ़ने का प्रयास किया और आपने सुनने का प्रयास किया, हमने पढ़ाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लक्षणा शब्द शक्ति को जो भेद, उसकी जो परिभाषा और उनके जो उदाहरण है आप भली भांति समझ गए होंगे। आप इसको अपने नोटबुक में सुंदर राइटिंग में करने का प्रयास किए। मैं उम्मीद करता हूं इसका आप शॉर्ट स्क्रीन लेकर के या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। और फिर भी समझ में नहीं आता तो मेरे से आप कमेंट लिख करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली क्लास में। आपको व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में पढ़ाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।